टेलीविजन इतिहास के इकलौते शो जिसमें हम बहस में अपने सम्मानित दर्शकों को भी जोड़ते हैं, ऐसे शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का सभी दर्शकों और पैनल को नमस्कार। आज हमने जो मुद्दा तय किया है हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये वो शो है जिसमें आप यानी हमारे सम्मानित दर्शक और बड़े बड़े पैनलिस्ट मिलकर देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करते हैं। और इसीलिए आज हमने मुद्दा जो तय किया है वो है नक्सलवाद से जुड़ा हुआ। जिस तरह का हमला बीजापुर में हुआ है, उसके बाद नक्सलियों का हमदर्द बन किसने किया शहीदों का अपमान, इसे 80% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। हम जानते हैं कि देश के अंदर एक बड़ा तबका है जो नक्सलों का समर्थक रहा है, नक्सल लोगों का समर्थक रहा है, उनका सिंपैथाइजर रहा है। कभी उनको विक्टिम बताता है और कभी ये बोलता है कि हालात के मारे हुए आदिवासी हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में नक्सलियों के समर्थन में नारेबाजी होती है और जब नक्सली हिंसा करते हैं तो उसे उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। बीजापुर में कल जो कुछ हुआ, बीजापुर में जो कुछ हुआ, कल नहीं हुआ, एक दिन पहले हुआ, उसके बाद जो परिस्थितियां बन गई हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि अब नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। मात्र 40 × 40 स्क्वायर किलोमीटर में ये छत्तीसगढ़ में ये नक्सलवादी छुपे हुए हैं। ऐसे में नक्सलवादियों को समर्थन मिलता है जो माओवादियों के पैरोकार हैं, लेफ्ट से, कुछ समर्थित बुद्धिजीवियों से, कुछ ऐसे लोगों से जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर और बाहर रहकर इस तरह के काम करते हैं। देश विरोधी ताकत जैसे पाकिस्तान और चाइना, वहां से उनको हथियार मिलते हैं। और ऐसे में आज अभी जो घटना हुई है उसके बाद राजनीति भी गर्मा गई है। राहुल गांधी ये भूल गए कि उनकी खुद की पार्टी की सरकार वहां पर है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हमने हिम्मत से आक्रमण किया जिसके बाद ये गोलीबारी हुई। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर है। राजनीति भी है, राजनीति के अलावा एक ऐसा वर्ग जो इनको विक्टिम बताता है। दोनों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ हुआ बीजापुर में। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। हम उसके मांग में घुसे हैं, ये पहली बार हुआ, मांग में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया भी। गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इरादों से साफ है कि देश के वीरों पर घात लगाकर हमला बोलने वाले नक्सलियों पर अब सख्त कार्रवाई करनी ही होगी। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन देश में ऐसे रहनुमाओं की भी कमी नहीं है जो नक्सलियों के हमदर्द बन जाते हैं। कोई उन्हें क्रांतिकारी बताने लगता है तो कोई शहीद का दर्जा देने की बेशर्मी दिखाता है। कुछ महीने पहले जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और वामपंथी नेता कन्हैया कुमार ने नरसंहार करने वाले नक्सलियों को शहीदों का दर्जा देने का राग छेड़ा था। उसने कहा था, मैं कहता हूं जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद हैं, वो भोले भाले आदिवासी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजापुर हमले को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि यदि कोई खुफिया विफलता नहीं थी तो एक के बदले एक मृत्यु अनुपात का मतलब है कि खराब तरीके से तैयार की गई कार्रवाई थी और इस ऑपरेशन को अक्षम रूप से अंजाम दिया गया था। हमारे जवान तोपों का चारा नहीं कि जब चाहें शहीद कर दिए जाएं। बिल्कुल, हमारे जवानों की शहादत भुलाई नहीं जा सकेगी, लेकिन राज्य में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हमले में इंटेलिजेंस फेल होने से इनकार किया है। ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और हथियार भी लाए। आज देश की बहस में चर्चा है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के ताजा हमले में देश ने अपने लगभग 22 वीर सपूतों को खोया है। लेकिन नक्सलियों से हमदर्दी जताने वाले भूल जाते हैं कि आखिर किस कीमत पर वो इन लोगों के लिए खड़े होते हैं।
तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या नक्सलियों पर अब सैन्य कार्रवाई का वक्त आ गया है, यानी मिलिट्री एक्शन। लोग ये मानते हैं कि इन पर सैन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये देश के ही लोग हैं, देश के दुश्मन नहीं हैं। लेकिन जो जवानों को मारे, जो वर्दी में बैठे हमारे सपूतों को मारे, क्या वो हमारे देश का दुश्मन नहीं है? इसी पर आज विचार करेंगे और इसीलिए हमारा आज का सवाल हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट दे सकते हैं। अगर कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें 9711002266 पर एक व्हाट्सएप कर दें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने स्पोक्स पर्सन अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। मेरे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत अखिलेश जी मैं आपसे करूंगा। राहुल गांधी शायद भूल गए कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि खराब ऑपरेशन किया जिसमें सबसे ज्यादा जवान छत्तीसगढ़ सरकार के मारे गए और इंटेलिजेंस फेल्योर है। क्या वो भूल गए कि भूपेश बघेल उनके ही मुख्यमंत्री हैं और वो ये भूल गए कि कांग्रेस की सरकार ने ही केंद्र सरकार की सीआरपीएफ के साथ मिलकर ये ऑपरेशन प्लान किया था? 50-50% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या राहुल जी को ये पता है? देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं आपके इस सवाल से, क्योंकि जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं सर, उन्होंने जो ट्वीट किया मैं उस पर पहुंच रहा हूं, इससे मोदी जी का क्या रिलेशन? तो मैंने सुना, मैं सब बताऊंगा, सब जवाब दूंगा। चलाइए राहुल जी का ट्वीट। मैंने सुना, मैं सब जवाब दूंगा, मैं बेफिक्र रहिए आप, मैं किसी आपके प्रश्न से भागूंगा नहीं। मैंने कहा कि मुझे कोई आपके प्रश्न से कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी और मोदी जी का प्रश्न विपक्ष से आप कर सकते हैं, करें, लेकिन गृह मंत्री स्वयं इसके जिम्मेदार होते हैं। और यदि हमारे 22 सैनिक जिस अभियान के तहत, जिसका नेतृत्व और जिसकी देखरेख गृह मंत्री के एडवाइजर नक्सल ऑपरेशन के और डीजी सीआरपीएफ के देखरेख में हो रहा है और उसमें 22 जवान हमारे प्लैंड वे में शहीद हो जाते हैं, तो क्या आप ही इसे या बीजेपी के लोग ही बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन कर सकते हैं? एक काउंटर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये तो युद्ध जैसी स्थिति थी, हमने तो मान में घुस के मारा, 4 घंटे तक गोलीबारी हुई, इसका मतलब हमारा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक था। ये मैं सुना चुका हूं, भूपेश बघेल ने कहा है, आपके मुख्यमंत्री ने, वो वही बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी से बिल्कुल उलट है। कह रहे हैं, बोलने तो दीजिए, चौथी बार आप कह रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं। राहुल गांधी ने सीआरपीएफ के डीजी का जो बयान आया था कि सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि कोई इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था, उस पे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। और जो सूचनाएं हैं, जो बताया जा रहा है, जिस तरह से वहां पे बहादुरी से लड़े हैं लोग, और ये डीजी अगर कह रहे हैं कि नहीं कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो फिर हमारे जवानों की कैजुअलिटी इतनी फिर नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, इतने शहीद के बाद हम किसी ऑपरेशन को बहुत सक्सेसफुल नहीं कर सकते। ये जरूर है कि हम दमदारी से लड़े थे, हमारे जवान, हमारे सैनिक माद में घुस के मारे हैं, माद में घुस के लड़े हैं, पूरे देश को उन पर गर्व है। लेकिन एक कपड़े के परिवर्तन पे, अपने एक वस्त्रों को दिन भर में परिवर्तित कर देने के बाद यूपीए सरकार के गृह मंत्रियों से सवाल पूछने वाले आप जैसे होनहार वीरवान एंकर कभी आज तक गृह मंत्री शाह जी से नहीं पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपके राज्य में सबसे ज्यादा इंसिडेंट हुए हैं, 5 से ज्यादा वारदातें हुई हैं, 1500 से ज्यादा मोदी जी के राज्य में डेथ हुई है नक्सलों में, जिसमें हमारे जवान और सिपाही भी हैं, आम जनता भी है। तो उस पर कोई प्रश्न नहीं करता है, कोई बात नहीं करता। पूछ लेते हैं, बताइए, आप गृह मंत्री के तौर पर चाहे राजनाथ सिंह जी रहे हो चाहे अमित शाह रहे हो, कांग्रेस का ये आरोप है और ये फैक्ट भी बताते हैं कि ज्यादा वारदातें आपकी सरकार में हुई है। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, जो घटना हुई है वो बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनशीलता की बात है, परंतु जहां तक तथ्यों की बात है तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब से आई है, विगत 7 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि 44 जिले नक्सल प्रभावी लिस्ट से हटे, यानी अब 30 जिले रह गए जहां पर नक्सलियों का प्रभाव है।
सबसे ज्यादा नक्सली हमारे दौर में मारे गए हैं। और अखिलेश जी को शायद याद हो, दंतेवाड़ा नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। 3 साल पहले की बात है जब प्रधानमंत्री जी ने वहां पर अपनी चुनावी सभा कर ली थी, चुनावी सभा नहीं, कार्यक्रम किया था, सभा की थी। यह बताइए, कोई सोच नहीं सकता था कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम दंतेवाड़ा में, यह तभी संभव था जब निर्णायक रूप से उस चीज को कर्म किया जा सका हो। और चिंता गुफा जो नक्सलियों की राजधानी कही जाती है, वहां पर तत्कालीन गृह मंत्री का दौरा हुआ। वो लोग ये कहते थे चिंता गुफा में सरकार का अस्तित्व नहीं है, हमारा अस्तित्व है। सारी बातें, आपका आरोप अपनी जगह है अखिलेश जी, जो आपको कहना चाहिए हमारे बारे में कहिए, हम आपके। मगर इतना मैं बता दूं, जवानों की दुखद हत्या के बाद हमारे यहां के रिजीम में किसी विश्वविद्यालय में उनका जश्न मनाए जाने की घटना नहीं आती है। जैसी यही महीना था अप्रैल का 2010, 73 लोग मारे गए थे सीआरपीएफ के, और जेएनयू में जश्न हुआ था और सरकारें चुप बैठी रही थी। और इतना ही नहीं, कितने प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते थे जो ये कहते थे कि साहब इनके साथ तो बुरा हो रहा है, ये तो बेचारे खुद स्थितियों के मारे। जबकि हकीकत आपको बताऊं, ये जितने भी ये नक्सली नेता हैं, ये बताइए आज तक इन्होंने किसी बड़े उद्योगपति के ऊपर हमला किया हो तो बताइए, किसको शिकार बनाते हैं? उन सीआरपीएफ और सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स के जवानों के, जो किसी किसान का बेटा है तो किसी मजदूर का बेटा है, और ये लोग उनको कवर देते हैं। क्यों? पैसा लेते हैं भाई बड़े उद्योगपतियों से, तो समस्या उनसे तो पैसा लेते हैं और यहां कहते हैं। और कभी कभी कहा जाता है, एक वाक्य और कह दूं, अगर आप मोबाइल का टावर वो लोग लाइन लगाने देते, सड़क नहीं बनाने देते, और फिर कहते हैं कि वो विकास की बात कर रहे हैं। जनाब, अरे देखिए, अभी तो ये श्रीवास्तव जी तो अभी बहुत बोलने लगेंगे, ये सबको पता, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, नक्सली आंदोलन की पूंजी है गरीबी। तो उस इलाके को गरीब और अविकसित ही रखना चाहते हैं, तभी इनका वर्चस्व बने। अन्यथा ये जवाब दें कि सड़क बनने पे विरोध क्यों होता है, हमला क्यों किया जाता है, और मोबाइल के टावर क्यों उखाड़े जाते हैं। आपकी सरकार थी उस क्षेत्र में। ठीक है विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। मुझे पता है नक्सलियों के आप समर्थक हैं, मुझे पता है माओवादियों से आपको प्रेम है, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआता हूं, राज बब्बर ने क्या कहा था नक्सलियों के बारे में, आइए सुनते हैं, फिर अखिलेश जी से अगला सवाल लेंगे। उनके सवाल जो हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, और आप उनको डरा कर, उनको चमचागिरी या उनको बहका कर या उनको लालच देकर उस क्रांति के लोगों, क्रांति के जो लोग निकले हुए हैं उनको आप रोक नहीं सकते। और ये मेरा राय है, क्रांति के लिए निकले लोग, आपके ही पार्टी के नेता है राज बब्बर, राज्यसभा के सांसद रहे सालों, वो कह रहे हैं कि ये नक्सली जिन्होंने मारा हमारे वीर जवानों को, एक को अगवा कर लिया, ये तो क्रांति के लिए निकले हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे अखिलेश जी? ये पता न कब का क्या आप सुना रहे हैं, हम बस सर ये अभी इलेक्शन का है, ये अभी इलेक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्हीं की स्टेटमेंट है, आपके तमाम नेता बने हुए हैं वहां पर। मैं दोबारा दिखा देता हूं, ये देखिए रागिनी नायक उनके बगल में बैठी हुई है, छत्तीसगढ़ इलेक्शन की 2018 छत्तीसगढ़ इलेक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सुनिए, आप सुनिए, क्रांति के लिए निकले हुए हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप पूछते हैं कि आप बीजेपी से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? जिस दिन राहुल जी अच्छा काम करेंगे मैं बीजेपी को कोसूंगा भी और आपको बोलूंगा भी उन्होंने अच्छा काम किया है। नहीं, आप सिर्फ इतना करिए, आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि जैसे आप सुधांशु जी को अनुशासित तरीके से मौका देते हैं और सुनते हैं, बस इतना ही कर लीजिए। बाकी तो जो होता रहेगा होता है, बस इतना ही आप मेरे साथ कर लीजिए। थोड़ा सुन, इतना बीच में डिस्टर्ब जो करते हैं वो बस मत करिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शहादतें दी है नक्सलियों की हाथों। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हमारा पूरी की पूरी एक जनरेशन का नक्सलियों द्वारा मारी गई थी। क्योंकि हम वहां पे सड़कें बनवा रहे थे, टावर लगवा रहे थे, बिजली ला रहे थे, घरों में लोगों को कॉलोनियां बनवा रहे थे, गांव को विकास कर रहे थे। शहादतें दी है कांग्रेस पार्टी ने, सिर्फ जवानी जमा खर्च नहीं। यहाँ बैठ करके बड़े हिमायती बनने वाले, सैनिकों के हिमायती बनने वाले, कश्मीर में जब पत्थरबाजों से मुकदमे वापस लेते हैं और फौजियों पे मुकदमे लिखाते हैं, और प्रधानमंत्री के बगल में बैठ करके तत्कालीन मुख्यमंत्री पाकिस्तान और आतंकवाद की दुहाई देने वाले पाकिस्तान की जब बड़ाई करते हैं, और यहाँ पे बैठ के आके लोग जब ज्ञान देते हैं, तो दिख जाता है कि आप कौन है, क्या है। अरे जनाब ये मंत्री जी, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है माननीय संपादक जी, कि आप सवाल करें गृह मंत्री से
जो सत्ता में बैठा जिसको जिम्मेदारी मैं मिली है, आपसे सवाल जवाबदेही उसी करूंगा। की होती है। आपने कहा कि आप हाँ, मोबाइल उसकी टावर जवाबदेही लगवा उसी रहे की होती थे, है। उस वक्त वह रमन सिंह की सरकार थी, सड़कें भी रमन सिंह की सरकार बनवा रही थी, और झीरम अरे घाटी के अंदर भाई। जो अखिलेश जी हुआ था उसमें आपकी पार्टी के किस नेता पर आरोप लगा था, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं नाम इसलिए अरे नहीं लूंगा मरा क्योंकि कौन दुनिया है, से वो शहीद कौन अलविदा हुआ हो है, चुके उसके हैं। पहले मेरा किसकी राज्य है, मुझे वहां की सरकार थी? परिस्थिति पता है। जी सब पता आप है। ही के पार्टी के नेता पर आरोप लगा कि वो हेलीकॉप्टर से चले गए, बाकियों को गाड़ी में भेज दिया और सबको ढूंढ ढूंढ के मारा गया। महेंद्र कर्मा का नाम पूछ के गोली मारी उसको। ये अफवाहें आप लोग फैलाते रहिए। अब उन्होंने अलग पार्टी बना ली है, आप चाहे तो बना उनको। आप जो बता रहे हैं, अरे भाई आपके सूत्रों से कुछ जाकर अदालत में बता दीजिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आपको जानकारी हो तो। आप लोग यही ना करते हैं बैठ करके र्यूमर फैलाना, हमारे सारे नेता शहीद हो गए और आपको उसमें राजनीति दिख रही है। अखिलेश जी को यही बताना काम चाहता हूं। करते हैं आप लोग गुमराह करने का। अखिलेश जी जो शहीद हुआ उनसे कोई सिंपैथी नहीं आपको, जो कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता शहीद हो गए। अखिलेश और जी, उसको आपके डाइवर्ट सारे करेंगे नेता- यहाँ बैठ करके नहीं, उसको बैठ के यहाँ पे आप डाइवर्ट करेंगे। शहीद हुए इंदिरा गांधी, शहीद अरे हुए अखिलेश राजीव जी, यही गांधी, तो मैं कहना चाहता तमाम हूं। हमारे नेता शहीद हुए। कांग्रेस पार्टी की आतंकवाद केंद्र और में नक्सल के- सरकार थी। अच्छा सुनिए, एक बात और सुनिए जनाब। आदरणीय मोदी जी ने जब नोटबंदी की थी तो मोदी जी और आप सारे लोग यही कहते थे नक्सलवाद तो अब खत्म हो जाएगा नोटबंदी से। दिन भर 6 महीने आप लोग बहस किए थे कि अब नक्सलवाद नहीं दिखेगा, अब आतंकवाद नहीं दिखेगा, अब ब्लैक मनी नहीं दिखेगी, अब फला धमाका नहीं दिखेगा। और खूब आप लोगों ने डिस्कशन किए हैं, सैकड़ों किए हैं आपने भी। दीपक जी क्या हुआ, खत्म हो जाना चाहिए था ना, ये दावे तो किए गए थे बीजेपी के द्वारा, सरकार के द्वारा और मीडिया के द्वारा बताया भी गया था। ये डबल स्टैंडर्ड की बातें बंद करिए। जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। 3 दिन तक इस घटना के होने के बाद 3 दिन तक गृह मंत्री प्रचार कर रहे हैं, और जब पुलवामा हुआ था तब प्रधानमंत्री फोटो खिंचा रहे हैं डिस्कवरी के साथ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी बताइए, गृह मंत्री जी प्रचार कर रहे थे और रणदीप सुरजेवाला ने लिखा है कि वो एक हीरोइन के प्रचार में लगे हुए थे जब बीजापुर में नक्सली हमला हुआ था। सवाल पूछा है मैंने इनसे, अखिलेश जी सुन लीजिए। अरे इनसे नहीं, अमित शाह के बारे में पूछिए कि वो इस्तीफा मैं कब देंगे। अपेक्षा करूंगा कि- जिम्मेदारी जिस दिन किसकी राहुल है? गांधी मेरी डिबेट में आ जाएंगे और अमित शाह जी आ जाएंगे, मैं उनसे भी डायरेक्ट अरे, सवाल पूछ लूंगा। हाँ, मैं बता तो रहा हूं। मोदी जी आते थे क्या जब आप राहुल अरे गांधी भाई, से मैं पूछते बता थे, रहा मनमोहन सिंह से पूछते भाई, अब मैं थे जवाब कि दे रहा इस्तीफा हूं। आप कब देंगे, शांति से। और आप पाटिल साहब से अच्छा। पूछते थे इस्तीफा अरे भाई, देंगे, मैं तो क्या मोदी जी आते थे या राजनाथ सिंह आते थे क्या अखिलेश डिबेट जी, में आपने आपके? मैंने आपकी बात कि जब आप शांति से हमारे सुनी। गृह मंत्रियों अब मैं से अपेक्षा मुख्यमंत्रियों करूंगा से कि इस्तीफे आप भी मुझे मांगते उसी थे प्रकार से और मौका हम लोग देंगे। उनके इस्तीफे जैसे देते अभी भी आप, थे। दीपक तो सावरिया जी से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लॉजिक दिया उस लॉजिक शिवराज पाटिल को आपने निकाला था, हमने नहीं निकाला था, आपने इस्तीफा लिया था उससे। हाँ, बम कांड के दिन 3-3 बार कपड़े बदलने को लेकर। अखिलेश जी, विवाद मेरे और आपके बीच का नहीं है। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं आपको। अरे सुधांशु जी जवाब प्रश्न फिर भी नहीं करेंगे आप मोदी जी से और अमित शाह जी से। हाँ अखिलेश जी, अब जी मैं क्या अपेक्षा है? करूंगा कि मुझे आप अपनी बात उसी प्रकार से कहने देंगे। अब सुनिए, मैं एकदम, जवाब देता एकदम। हूं। जिन्होंने अभी बात कही बिल्कुल सही बात है। 2013 में जो हमला हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई थी। इनके पूर्व विदेश मंत्री थे विद्याचरण शुक्ला जी, इतने बड़े नेता थे, खत्म हो गए थे। क्या कार्रवाई की थी उस समय के गृह मंत्रालय ने? उसके बाद 1 साल आप पे कर रही थी। और पूरी बात क्यों नहीं बता रहे अखिलेश जी? आप ही की पार्टी के एक नेता थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उस हमले में ऐसे बचे कि भागने में भी सफल हो गए। पहाड़ी से नीचे उतरे तो एक मोटरसाइकिल भी खड़ी मिल गई, और मजे की बात मोटरसाइकिल में चाबी भी लगी कहानियां बनाना हुई, आप और लोगों उसके का बाद काम वो है। वहां से निकल के आए। इतनी भयंकर गोलीबारी के बीच में उन्हें एको गोली नहीं लगी। अरे नाम बता रहा हूं, विधायक का नाम था कवासी लखमा। पूरी बात पता करके आइए। कहानियां यही उन्होंने स्टेटमेंट दिया था बनाने में कि आप वो लोग का कौन जीप आगे के अंदर जाता से फायरिंग हो रही थी, वो बाहर निकले, नीचे उतरे, मोटरसाइकिल खड़ी थी और चले आए। कहानी नहीं, जवाब दीजिए। मैंने नाम के साथ बोला है, इसलिए मैं कह रहा हूं उस घटना के बारे में बहुत सारी जाके बातें अदालत में हैं मुकदमा कि एक ही करिए। नेता क्यों हवाई जहाज से आगे जाके हेलीकॉप्टर अदालत से आ में गए मुकदमा थे, करिए फिर बाकी आप। लोगों ने। जबकि सुनिए, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा था कि उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, वो यात्रा नहीं निकालनी है। यह रिटर्न में उस समय की राज्य सरकार का है और यह हलफनामा अदालत तक में है। इसीलिए जो आप आरोप लगा रहे हैं वो उस घटना का अलग है। अब मैं इस पे आ रहा हूं। देखिए, नक्सली समस्या के 3 डायमेंशन है। एक तो है लॉ एंड ऑर्डर का, कि किस ढंग से पुलिस प्रशासन उसको डील करे। दूसरा है उस इलाके की गरीबी और अशिक्षा जिसका दोहन किया जाता है। और तीसरा है उसको बौद्धिक आवरण देना।
डबल स्टैंडर्ड तो अखिलेश जी ये होता है कि वो वारा राव जो 80 साल के हो गए हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जमाने में जेल में गए, वो अब राहुल गांधी की नजर में बौद्धिक हो जाते हैं, वो इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। जितने भी ये लोग इस जमाने में गए, ये सब आपकी सरकारों में 2-2, 3-3 बार जेल जा चुके हैं, आरोपी हो चुके हैं। मैंने तो राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की बात नहीं की, एक सज्जन इंदिरा जी के जमाने में, और वो आपके लिए अब आप उसके लिए आप इस प्रकार से बात कहते हैं। यह डबल स्टैंडर्ड है जनाब, ये डबल स्टैंडर्ड है। आपके जमाने में दीपक जी मैं जवाब दे रहा हूं। क्या है? दीपक जी, नक्सलिज्म सबसे बड़ी समस्या सुनिए, है। और सुनिए, राहुल गांधी सुनिए, जाके सुनिए। विदेशियों से क्या बोलते हैं? हिंदू आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, आप बताइए, मुझे दोनों बातों का जवाब दीजिएगा। आपके विधायक मंच के आए थे कि नहीं? जी इस बात का जवाब दीजिएगा। जवाब और ये जवाब दीजिएगा कि आपके जमाने में जो लोग जेल गए वो आज बौद्धिक कैसे हो गए? थोड़ा रुकिए। जी, जिन वामपंथियों का आज आप कोस रहे हैं, उनके साथ दिल्ली में आप सरकार बनाए थे जनाब। जरा अपने गिरबान को झांक लिया करिए। और दिल्ली में सरकार में साथ बैठे हुए थे। आज अपने सुविधा के अनुसार से किसी को जो भी कब बनाए थे आप? तो बंगाल में आज उनके साथ है भाई, और उन्हीं के रहमो करम पे राहुल गांधी जीत के आए वायनाड से। बीच में मत बोलिए, बीच में ना बोलिए प्लीज। जनसंघ नामक आप ही की पार्टी थी ना, भारतीय जनता पार्टी के पहले। और कश्मीर में जिनको आप आतंकवादी और आतंकवादियों को पोषक बोलते थे, उसके साथ आप कश्मीर में सरकार बनाए सत्ता के लिए। मैं 47 के पहले नहीं जाऊंगा कि किस तरह से जंग आजादी में भी आप सरकार के साथ थे, जो उस वक्त सरकार हुआ करती थी। इंटेलिजेंस इनपुट तो पुलवामा में भी था, बाकायदा रिटर्न था, और वो सोशल मीडिया पे आ भी गया था। लेकिन फिर भी वहां 300 किलो आरडीएक्स पहुंच जाती है, और सब कुछ पता पा लेने वाले अंतर्यामी बीजेपी के लोग, मोदी जी, शाह जी और मीडिया के लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि जिस रोड पे एक छोटा सा पत्थर भी जूते में रख के कोई लेके नहीं जा सकता, वहां 300 किलो आरडीएक्स लिए गाड़ी कई घंटे से खड़े होकर के काफिले का इंतजार कैसे कर रही थी। ये क्या खेल है भाई? ये बताएंगे बीजेपी वाले? अरे भाई, कब देंगे इस्तीफा आदरणीय शाह साहब? कब देंगे? जिम्मेदारी कब अपने निभाएंगे? सिर्फ चुनाव करना, वो भी विधानसभा लोकसभा का, अरे अपनी पार्टी का भी चुनाव कभी करा लिया करिए। और जिसको आप बता रहे हैं, जहां तहां के लोगों का नाम ले रहे हैं, आज आप सत्ता में बैठे हैं, आप उससे बच नहीं सकते। आपको जो कदम उठाना हो उठाइए, जिम्मेदारी आप, अगर घटनाएं होंगी तो जवाबदेही आप पे मढ़ी जाएगी, और आपकी है, और जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं दीपक चौरसिया पूछेंगे तो ये देश पूछेगा और कांग्रेस पार्टी पूछेगी। लेकिन जो आप राष्ट्रहित में जो आप कदम उठाएंगे, आपने बोल लिया, हमारी संप्रभुता या ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। सुधांशु जी जल्दी से जवाब, मुझे विवेक जी और विक्रम जी के पास जाना है। सुधांशु जी जल्दी से जवाब। अखिलेश जी रिपीट कर रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। मैं सवाल भी नहीं पूछ रहा हूं, आप बोलेंगे। मैं सिर्फ 4 वाक्य बोलूंगा, मैं जल्दी से 4। पहला, पुलवामा की इन्होंने बात कही। अरे पुलवामा के बारे में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां का सांसद के मुंह से निकल गया कि हमने पुलवामा तक जाके हमला किया था। दूसरी बात, इन्होंने ये बात कही कि सपोर्ट लेने की, तो कोई भी जाके चेक कर खुश हो रहे हैं। पाकिस्तान की असेंबली हमारे हमला होने की बात बता रहा है, उसके बाद ये एक नहीं, दसियों नक्सलियों संगठन पर से हटाए गए, बैन हटाए गए। अब देखिए डिस्टर्ब करने लगे। अरे डिस्टर्ब क्यों? देखिए, आप बोल रहे थे मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। मैं आपको हकीकत बताता हूं, ये नक्सली नाम कहां से पड़ा? ये नक्सली पड़ा नक्सलबारी की घटना से, जो 1967-68 में हुई थी। इस देश में पहली बार कम्युनिस्टों का सपोर्ट लेकर केंद्र में सरकार किसने बनाई? इंदिरा गांधी ने 1969 में, जब उन्होंने कांग्रेस को तथाकथित अंतरात्मा की आवाज पे तोड़ दिया, तब कम्युनिस्टों का सपोर्ट लेकर सरकार बनाई, और उसी के बाद सब जेएनयू स्थापित हुआ था, जो आपने टोटल उनको दे दिया था और सोशलिस्ट सेक्टर शब्द जोड़ दिया था। नहीं, तो आपको लेफ्ट फ्रंट से एलर्जी है, आप चुनाव लड़िए, हम भी चुनाव लड़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ कभी कोई जीतेगा, कभी कोई जीतेगा। आपने तो सबको एंटी नेशनल घोषित कर रखा है। उनके लिए स्थापित करके दिए सारे बौद्धिक प्रतिष्ठान। और दुख की बात यह है, जब वो फिर मृतप्राय हो गए, तो मनमोहन सिंह के जमाने में
अरे साहब, माओवादियों की सरकार का समर्थन करने नेपाल तक जाते थे, गजब का काम किया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सारे लेफ्टिस्ट थे, खैर उसी चक्कर में खुद भी निपट गए। मेरा यह मानना है कि यह तथाकथित हिंदू आतंकवाद का एजेंडा कांग्रेस से ज्यादा लेफ्टिस्टों का एजेंडा था, ये उसी में निपट गए। ठीक है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी का आइडियोलॉजिकल मानना है कि माओवादी कमजोर और पिछड़े हुए हैं। 1969-2004 बताइए जी, माओवादी कमजोर और पिछड़े हुए हैं और आप उनके सिंपैथाइजर हैं, आप उनको इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिजीवी कवर देते हैं। नहीं, अब सुनिए, आप सुनिए पहले, बिल्कुल नहीं। चलिए, अब मैं आपको पहली चीज बताता हूं कि आज का दिन 5 अप्रैल बड़ा स्पेशल है। अभी देखो, और वो स्पेशल इसलिए है कि 1950 में आज के दिन ईएमएस, अरे सुनिए पहले सर, आप फ्रस्ट्रेट मत होएं, आप सुनिए। आज के दिन ही एमएस नामुद्रीपाद ने कम्युनिस्टों की सरकार केरल में पहली बार बनाई थी और 1950s में जबरदस्त डिबेट कम्युनिस्टों में हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि वामपंथी समाज में चेंज डेमोक्रेसी इलेक्शन और बैलेट बॉक्स के थ्रू ला सकते हैं और यही सही रास्ता है। इसीलिए लेफ्ट फ्रंट की सारी पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, हम सब चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, सरकारें बनाते हैं और हारते भी हैं। यह एक अलग हिस्सा। पहली बात मैंने बता दी आपको। दूसरी बात, नक्सलवाद पे आ जाते हैं। सुधांशु जी फ्रस्ट्रेट मत होएं, रमन सिंह की सरकार इतने लंबे अरसे तक रही, आप डेवलपमेंट वर्क नहीं करा पाए, आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ा पाए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आपने रखी, हैव्स एंड हैव नॉट्स में फर्क रहा, उद्योगपति और गरीब के बीच में एक डिफरेंस रहा, जिसकी वजह से नक्सलिज्म क्रिएट हुआ। उसके बेसिक कॉजेस पे जाइए, कोई नक्सलियों के समर्थन में नहीं है। आप एक्शन लीजिए, हमारे जवान शहीद हुए हैं, सबको दुख है, कोई नहीं चाहता कि देश के अंदर इस तरह की अराजकता हो, लेकिन गरीब और अमीर के फर्क को अगर दिखाइए। इनकी इंटेलेक्चुअल फ्रेंड अरुंधति रॉय ने क्या लिखा था, पढ़ के बताओ आपको विवेक श्रीवास्तव जी। आपकी इंटेलेक्चुअल फ्रेंड अरुंधति श्रीवास्तव ने क्या लिखा था, पढ़ के बताओ, आपको पढ़ के बताओ, बता दीजिए। माओवादी हमसे हर मामले में कमजोर और पिछड़े हुए हैं, ऐसे में एक और बढ़ते हुए सुपर पावर की पैरामिलिट्री धन और बल के साथ है, वही दूसरी तरफ साधारण गांववासी और पारंपरिक हथियार। रॉय एक इंडिपेंडेंट राइटर है, आपकी दोस्त है ना, आपकी सिंपैथाइजर है। मैं यही रोकता हूँ, विक्रम सिंह जी के पास चलता हूँ। विक्रम सिंह जी, क्यों, क्या लेफ्ट पार्टी के लोग माओवादियों को इंटेलेक्चुअल कवर नहीं देते? बताइए, हाँ या ना? 100% हाँ, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ये इनका थिंक टैंक है, गरीबों के साथ खड़ा होना बैकअप सपोर्ट पूरी तरीके से देता है, जैसे हमारे यहाँ वर्तमान जो प्रवक्ता महोदय हैं वो दे रहे हैं। और इंटेलेक्चुअल बैकअप सपोर्ट देना, ये जो घृणित आपराधिक कृत्य है, इसको मैंने नजदीकी से फर्स्ट हैंड देखा है। उत्तर प्रदेश में चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र में अगर नक्सल समस्या का उन्मूलन हुआ है, उसका प्रमुख कारण यही है कि इस तरीके के लोगों की कमर तोड़ी गई। आपसे नकार नहीं सकते विक्रम सिंह। घुरावल थाने में लोग अरेस्ट किए, 50 मालूम पड़ा कि दिल्ली से 200 लड़के चले आ रहे, लड़कियां चली आ रही, नहीं, इनको बोलिए जरा सलवा जुडू पे दो शब्द बोल दें, में झोला लटकाए हुए। जो सलवा जुडू आपने ट्राई किया, उन्होंने आपकी बात सुनी ना, सुन लीजिए प्लीज। और हर क्राइम के पीछे इकोनॉमिक कारण होता है। नसीहत दी गई उनको, जो सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं, कोर्ट खुलवा दे 25,000 करोड़ की सालाना लूट जो होती है, वो इसी में जाती है वकीलों को देने के लिए। क्राइम के पीछे इकोनॉमिक रीजंस है। राजनेताओं जिस समाज के अंदर अमीरी और गरीबी का फर्क होगा, जो है वहाँ क्राइम होगा। इनकी दिल्ली के अंदर मोबाइल फोन छीन लिए जाते हैं क्योंकि लड़कों के पास नौकरियां नहीं है होती है, और 25,000 दिल्ली के अंदर औरतों की चेनें छीन ली जाती हैं क्योंकि यंग लड़कों के पास नौकरियां नहीं है। आप नौकरियां दीजिए और आप देखिए क्राइम नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होने वाला है, जहां जहां अनएम्प्लॉयमेंट होगी वहां क्राइम होगा। और आप लोगों की भैया, मैं आपकी बीजेपी की चमचागिरी सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी सुन लीजिए ना प्लीज। सीपीआई-एमएल इनके दो पहले पुलवामा हो जाता है, फिर चुनाव का टाइम आ जाता है, तो फिर से हो गया ये सीपीआई-एमएल अपडेट और CPI-ML.org इनकी वेबसाइट है, वहां जाके देखें। भवानीपुर मैसेकर और भवानीपुर मैसेकर को अगर आप देखेंगे तो ये लोग मनमाने तरीके से लोगों को चैलेंज करते हैं और यूपी इतना ज्यादा लिप्त हो चुके हैं कि सच देखना भूल चुके हैं। नहीं, ये मैं कह रहा हूं क्राइम का विवेक जी वो बोल रहे हैं, आपके बोलते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप सम्मान भी नहीं कर सकते एक एक्स-डीजीपी का। इस तरीके की अनुशासनहीनता मैंने बहुत देखी है और इस तरीके की अनुशासनहीनता का कोई असर होने वाला नहीं है। और उसके बाद और सुनिए, 25,000 की करोड़ की लूट कहीं ना कहीं तो जाएगी। भाषा को जाके घर में स्वामी
फिर इसके आपको अलावा मेरी भाषा और गौतम आपकी भाषा में नवलखा, फर्क पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील, मोमबत्ती गिरोह, आखिर इनकी जेबें भी तो भरनी है। ये विदेशों के जो टुकड़ों पे पलने वाले हैं, उनकी जूठन चाटने वाले, ये उनके लिए है। इसके अलावा और सुनिए साहब, ये जो एक स्वांग एनआईए की 10,000 पन्ने की जो डॉक्यूमेंटेड है कि आईएसआई से इनका संबंध, राष्ट्र विरोधी तत्वों से इनका संबंध, इस तरीके के तत्वों के साथ मिलकर के ये हमारे शासन प्रशासन देश को बदनाम करते हैं। किसका और उनकी जब संबंध है? एक्शन लिया जाता किसका है संबंध तो है? ये फिर इस लेफ्ट तरीके फ्रंट के का अनर्गल संबंध बदलाव है? करने लगते हैं। सीताराम येचुरी का संबंध है? डी राजा का संबंध है? किसका संबंध है? लेफ्ट फ्रंट से आप लेफ्ट फ्रंट से अगर आप बाहर रहे हैं बंगाल में, तो उसके लिए टीवी पे हमें बदनाम करने की बीजेपी के कहने पे साजिश मत करिए। दिए जा रहे हैं तो सजा नहीं पाएंगे, सजा पाएंगे। आप दोहरे कानून का ठीक है, मैं सीधे सुधांशु जी के पास चलता हूँ। सुधांशु जी, क्या इफेक्ट नहीं है जब टुकड़े, मैं बताता हूँ आपको संबंध, मैं बताता हूँ संबंध आपको, मैं बता रहा हूँ संबंध। क्या ये सच नहीं है जब टुकड़े टुकड़े के नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जब जश्न मनाया गया था नक्सलियों द्वारा आर्म फोर्सेस को मारने का, उस गैंग की एक सदस्य डी राजा की बेटी अपराजिता राजा भी थी। बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सुधांशु जी से सवाल पूछा है, यारो बीजेपी की तरफ से लगा था, मेरी भी तरफ से लगा था। अपराध पनपता है। खड़े हुए हैं। अरे भैया, मुझसे पूछा है ना, आप इस ढंग के बात की बात में हस्तक्षेप मत करिए। जेएनयू के पीएचडी हैं, डिबेट मर्यादित ढंग से करिए, नक्सली स्टाइल में मत करिए। विक्रम सिंह को समझाइए। अरे भैया, मैं जवाब अभी विवेक जी आप बने हुए हैं, सुधांशु जी जा रहे, बोलने दीजिए उनको प्लीज। विवेक जी हर किसी के बीच में मत बोलिए प्लीज। आपने विक्रम सिंह जी को बिल्कुल नहीं सुना शांति से। मुझे बस जाना है तो मैं एक बात अपनी पूरी कर दूं, एक सैद्धांतिक बात का उत्तर दे दूं। तथ्यात्मक बातें विक्रम सिंह जी ने बहुत सही ढंग से बता दी। 2001 में चंदौली में वो ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में नक्सलियों की गतिविधियां निर्णायक रूप से समाप्त हो गई थी। अब एक बात बताता हूं विवेक जी, आपने कहा कि गरीबी जहां होती है वहां आतंकवाद पनपता है। कि ओसामा बिन लादेन गरीब था जनाब, इतना पैसा था उसके पास कि टाटा बिरला अंबानी अडानी से ज्यादा पैसा था। आपने कहा जहां पर अशिक्षा होती है वहां पर ये आतंकवाद पनपता है। ये बड़े बड़े कंप्यूटर इंजीनियर कहां से आतंकवाद कर रहे हैं। तीसरी बात, आपने कहा जहां नौकरी नहीं होती है, ये बताइए 9/11 करने वाले जितने लोग थे उनके पास नौकरी नहीं थी, वो बेरोजगार थे। अरे दुनिया के सबसे बेहतरीन रोजगार में थे, अमेरिका में पायलट की नौकरी थी। क्या गजब की बात करते हैं। ये सब बकवास हो चुका है आपकी यह थ्योरी। अमेरिका में लूटपाट हो रही है, दुनिया का सबसे समृद्ध देश, सबसे शिक्षित देश, और वहां कैसे दुकानें लूटी गई सबने देखा, कैसे कैपिटल हिल में घुस गए सबने देखा। आपकी ये बात पूरी तरीके से निरर्थक हो चुकी है और गरीब से हमदर्दी। अरे जिस राज्य में आपकी सरकार आ जाती है वहां गरीबी आ जाती है। कोलकाता था, आप आए खत्म हो गया। रिपीट कर दीजिए सुधांशु जी आपकी आखिरी 30 सेकंड की बात, क्योंकि बिल्कुल आवाज नहीं जा रही थी। बीजेपी के प्रवक्ता कहना चाहते हैं, बस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं, एक संक्षिप्त में रिपीट कर देता हूं। अगर गरीबी से आतंकवाद पनपता है तो ओसामा बिन लादेन आतंकवादी क्यों बना? बेरोजगारी से आतंकवाद पनपता है तो 9/11 करने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रोजगार में थे। और तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की बातें ये लोग कहने का प्रयास करते हैं कि ये बात पूरी तरीके से निरर्थक और बकवास सिद्ध हो चुकी है। कोई गरीबी से, और जो कहते हैं पावर कम फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, अरे बंदूक की गोली कन्हैया कुमार का ट्वीट दिखाइए, उस पर विक्रम जी से भी कमेंट लिखिए। कन्हैया कुमार का ट्वीट दिखाइए फुल फ्रेम, सुनाते हैं इनको, सुनाते हैं विवेक की बातों को। सुधांशु जी 1 मिनट के लिए रुकिएगा, कन्हैया कुमार का ट्वीट दिखाइए जो उन्होंने नक्सलियों के समर्थन में लिखा। दिखाइए कन्हैया कुमार का ट्वीट। सारे शहीदों को शहादत का दर्जा देना चाहिए और जो इन्हें शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूं कि जिन्हें नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद हैं, मासूम आदिवासी हैं। देखिए नक्सली शहीद हैं, यानी जितने नक्सली मारे गए वो सब शहीद हैं। सुधांशु जी ये इनकी पार्टी के स्टार नेता कन्हैया कुमार उनकी सोच है। बताइए विवेक जी बात तो क्या बोलेंगे? कन्हैया कुमार आपकी पार्टी के स्टार नेता। रमन सिंह जी के समय में जो पुलिस एक्सरसाइज करे गए थे, गजब है। अब आपको पुलिस एक्सरसाइज दिखाई दे रहे हैं, अब आपको पुलिस एक्सरसाइज दिखाई दे रहे हैं। जब आपको सबूत दे दिया तब आपकी बोलती बंद हो गई, अब आपको पुलिस एक्सरसाइज दिखाई दे रहे हैं।
आएंगे विक्रम सिंह जी, जवाब देंगे। सुधांशु जी, होते थे, एक्सटॉर्शंस होते थे, पैसे बनाए जाते थे, इसीलिए नक्सलिज्म बढ़ा। ये करते थे। बस 2 लाइन कर दूं दीपक जी, जो कुछ कन्हैया कुमार ने कहा है, बिल्कुल एक्सेस। क्या विवेक जी आप सबके में डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या तरीका है? बोलिए सुधांशु जी, मुझे पता है आपको जाना है, फिर मैं विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगा पुलिस एक्सेस की बात को लेकर। ये कन्हैया कुमार ने जो बोला है, दीपक जी, मुझे कन्हैया कुमार के बोलने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कन्हैया कुमार का तो दोष ही नहीं है। ये 32-34 साल के तो लोग वो हैं जिनको उन टीचरों ने पढ़ाया है जो 60 और 70 और 80 के दशक में टीचर स्टूडेंट हुआ करते थे। और अब वो विचारधारा जो दुनिया से खत्म हो गई, वो आज की डेट में क्यूबा और नॉर्थ कोरिया के अलावा कहीं रह नहीं गई, मगर इन लोगों की घड़ी अटकी पड़ी है 70-80 के दशक में। और वही आज की युवा पीढ़ी को भड़का कर, बरगला कर उनका दिमाग का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। एक तरफ जिहादी ब्रेन वॉश करते हैं, दूसरी तरफ नक्सली ब्रेन वॉश करते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को इसके अलावा कुछ पढ़ने समझने नहीं देते। इसीलिए विवेक जी, चुनौती से कहता हूं, एक औद्योगिक ढंग से विकसित देश बताइए जहां कम्युनिस्ट की क्रांति हुई है, बताइएगा। अच्छा ये बताइए, मैं सीधे विक्रम सिंह जी के पास जा रहा हूँ। विक्रम सिंह जी बताइए, क्या पुलिस, क्या बीजापुर में जो हुआ वो पुलिस का अत्याचार था या नक्सलियों का? और क्या वाकई पुलिस नक्सलियों पर अत्याचार करती है? ये किस विचारधारा से बनते हैं, सबसे पहले ये बताइए। एक्सटॉर्शन के लिए बनते हैं कि नहीं, नक्सली कि नहीं बनते हैं? दीपक जी, ये तो पुलिस और सीआरपीएफ के ऊपर घनघोर अत्याचार हुआ है, लेकिन बाहर हमारे मोमबत्ती गिरोह, उनको ये मानवाधिकार हनन दिखाई नहीं पड़ रहा है। मानवाधिकार तो केवल नक्सलियों का होता है, मानवाधिकार तो केवल नक्सलों को पालने पोसने और उनको खाद देने वालों का होता है। पुलिस का तो कोई मानवाधिकार होता नहीं। एक तरफा की ये जो मोमबत्ती गिरोह कर रहा है, ये सरासर गैर कानूनी है। मैं खुद अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता, इनकी विचारधारा सुनिए जरा। क्रांति की शुरुआत बंदूक की नाल से होती है, माओ सेतुंग की पहले सूर। किसी भी निर्दोष मानव रक्त के कुछ लीटर खून बहाने में भावना में मत बहो, क्योंकि ये क्रांति की अनिवार्यता है। इन एनी एजिटेशन द पुलिस आर द एजेंट्स एंड द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोलेटेरिएट बाय द बुर्जुआ एंड द पुलिस आर इट्स एजेंट। देयरफॉर इन एनी एजिटेशन पुलिस इज ऑलवेज रॉन्ग एंड द एजिटेटर्स आर ऑलवेज राइट। ये तो इनकी अवधारणा है। ये शुरुआती में कहते थे पुलिस और शासन हमेशा गलत, आंदोलनकारी हमेशा सही। इस अवधारणा से एक तरफा से कानून की परिधि के अंदर, दीपक जी, मैंने इनको जो नसीहतें दी हैं, जो भी इनके गिरोह आते थे ना दिल्ली वगैरह से, इनको वो नसीहत दी कि भूल नक्सलवाद की स्पेलिंग क्या होती है। आपकी फिर से जरूरत है विक्रम सिंह जी, आपकी फिर से जरूरत है। अभी पैनल के अलावा और भी जरूरत है। धनंजय सिंह जयपुर से मेरे साथ जुड़ गए, मेरे एक दर्शक है। इस बीच मेरा नया पैनल जुड़ेगा, मैं सबको इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ महक खान जुड़ गई हैं, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ आरपी सिंह जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ गए हैं, जिनसे हम सवाल पूछेंगे कि के सिन्हा जी, क्या आर्मी एक्शन होना चाहिए? डॉक्टर सतीश प्रकाश जुड़ गए हैं, प्रोफेसर और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। धनंजय सिंह जयपुर से मेरे एक दर्शक, क्या मिलिट्री कार्रवाई होनी चाहिए धनंजय सिंह जी इन लोगों पर? क्योंकि अभी तक तो पैरामिलिट्री कार्रवाई करती है, ये मानकर कि भाई ये तो हमारे देश के लोग हैं। दीपक जी, इन पर मिलिट्री कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने एक रॉकेट लॉन्चर का उपयोग किया, एक तरह से देश के खिलाफ युद्ध है। दूसरा, इनके साथ लड़ते समय हमें 4 तरह लड़ना पड़ेगा। मैं आपके पैनल पर देख रहा था, कुछ लोग जो बोल रहे थे, वो उनका बोलना ही ऐसा लग रहा था कि वो वामपंथ और नक्सल के समर्थन में खड़े हैं। हमें दिल्ली में बैठे उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो कोर्टों के अंदर बाहर उनकी जो नक्सल का समर्थन करते हैं, उनका भी कोई इलाज सोचना पड़ेगा। साथ ही वहां जो समाज है, जो सत्य समाज है, उस समाज को खड़ा करना पड़ेगा। जो पूर्ववर्ती सरकार की सलवा जुडुम योजना थी, उस योजना खड़ा करना पड़ेगा। 4-5 प्रकार का प्रयास करेंगे तब ये लोग समाप्त होंगे। ठीक है, और इनका सीधे चलता हूं एक सवाल को लेकर अखिलेश जी के पास। अखिलेश जी, आप कह रहे थे कि आप कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मैं तारीफ करता हूं। आपको पता है नक्सल के खिलाफ सबसे अच्छा काम किसने किया था? आपकी पार्टी के एक चीफ मिनिस्टर वाईएसआर राजशेखर रेड्डी ने, जिन्होंने पूरी तरह से आंध्र प्रदेश से नक्सलवाद खत्म कर दिया था। वो अलग बात है कि वो आपकी पार्टी में नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी में भी ऐसे नगीने थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आपकी पार्टी ने भी बहुत अच्छे काम किए। लेकिन अखिलेश जी, अब आप नक्सलों के सिंपथाइजर के तौर पर क्यों नजर आ रहे हैं? राहुल गांधी का ट्वीट आज सुरक्षा बलों पर तो सवाल खड़ा कर रहा है, केंद्र सरकार पर तो सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ भूपेश बघेल सरकार पर भी, अपनी सरकार पर। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ आपके इस सवाल से। आपको पता है
जो मुख्यमंत्री का आप जिक्र करें, अब वो नहीं, उनके बेटे हैं। यही तो बात है कि जो सत्ता में बैठा है उस पर सवाल आज नहीं हो रहा है। और पिछले 7 वर्षों से नहीं, जब से मोदी जी आए हैं, हमारे आंतरिक और बाह्य किसी भी प्रकार के सुरक्षा को जो भी खतरा उत्पन्न करता हो, पूरा देश उसके खिलाफ है। और अपनी सशस्त्र सेनाओं के और बल जो इतने उनके साथ है। चाहे कोई नेता ये कहे कि वो बच्चे हैं, पत्थर चला दिए तो क्या हुआ, उनके मुकदमे वापस हो जाने चाहिए, वो बच्चे हैं, उनकी भी निंदा इसी तरह होनी चाहिए। और कोई आज नक्सलियों के पक्ष में भी सिंपैथाइजर दिखता है तो उनकी भी निंदा होनी चाहिए। लेकिन एक तरफा नहीं चलेगा। जिम्मेदारी, इतनी बातें हुई, सबने गिनाया, सबने बताया, लेकिन सबको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी जिसको मिली है उसकी ही जवाबदेही है। वो कहां है? सर, भूपेश बघेल की जिम्मेदारी भी बराबर है, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। एक मिनट, बराबर जिम्मेदारी है। यही आप एंटी नक्सल ऑपरेशन के एसओपी पढ़ लीजिए, बराबर जिम्मेदारी है दोनों की। जी। जब तक दिल्ली में बीजेपी नहीं थी तब तक मोदी जी अब बीजेपी के लिए नक्सलवाद दिल्ली की समस्या थी। वाह वाह वाह, क्या सही है, ला दिया आपने, हम लाने वाले थे, आपने खुद स्वयं। आप ही ने कहा था झीरम घाटी हमला रमन सिंह की विफलता है, इस्तीफा दे रमन सिंह। मैंने आपसे कहा कि थोड़ा हमको समय दे दिया, हमें पता है कि सुधांशु जी लोग बर्दाश्त कर लेंगे अपने निंदा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बीजेपी की निंदा कम बर्दाश्त होती है, तो थोड़ा सुन लें। निंदा करने से सीखने को मिलता है। सीख के अगर कोई काम करना चाहे तो अपने आप को बेहतर कर सकता है। लेकिन ये बीजेपी की सरकार इतनी अहंकारी और घमंडी है कि इसे कुछ नहीं करना है। भाई, बातें हो रही हैं, लेकिन ये सरकार में बैठा जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, हमारे सरहदों पे चीन आके बैठ चुका है, आप अपने भूमि दे रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद, नक्सल सब फैलता जा रहा है, तो इतने शहीद हमारे सैनिक हो रहे हैं, लेकिन सरकार का किसी के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सर, आपकी सरकार की विफलता है जो अखिलेश जी ने कहा, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे बीजापुर की नक्सलवादी घटना हो या कोई और मामला हो, आपकी सरकार की विफलता है ये। एक चीज सुनिए जनाब, मोदी जी का वो भाषण सुनाइए जैसे आप सबका सुनाए हैं। ये नक्सलों के पास ये लॉन्चर कहां से आते हैं? विदेश से आते हैं। विदेश की सीमाएं किसके पास हैं? केंद्र की सरकार के पास हैं। तो केंद्र सरकार कहां से हो रही है? ये लॉन्चर। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए आरपी सिंह साहब। कैसे आ जाती है? तो मोदी जी का वो बयान आज सुनाइए जो मोदी जी पे लागू होता है। उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है कि नहीं? आपने विपक्ष के बयान सुनाए, 2-4 सत्ता पक्ष के भी बयान सुना दिया करिए। बहुत बयान है इन लोगों के, एकदम झुआ भर है, सैकड़ों है, 1-2-4 सुना दीजिए। अखिलेश, जवाब लीजिए ना आरपी सिंह साहब। उस समय के मोदी जी अगर आज अपने बयानों पे ही अमल करने लगे तो ये देश बदल जाए, ये सब चीजों पे चर्चाएं रुक जाएं। काश वो मोदी जी आज होते। ब्रेक लीजिए ना थोड़ा सा, आप सबसे ज्यादा बोले अभी तक और फिर आरोप मुझ पर ही लगा रहे हैं। आरपी सिंह साहब, जवाब दीजिए। असल में मुझे कोई आश्चर्य नहीं है आज अखिलेश जी के जवाबों से, और जिस ढंग से वो सारी बात करें मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपने पूरी डिबेट में उन्होंने एक बार भी नक्सल हमले की निंदा नहीं करी, नहीं करेंगे। आप बहुत लेट आए। वो अपने नेताओं की बात करेंगे, मोदी जी की बात करेंगे, पर अरे अखिलेश जी, मैंने आपको टोका क्या? मैं आपको 10 वोट टोक सकता हूँ और आपने कहा तो मैंने बताया ना बीच में क्या बहुत लेट आए, आधे घंटे बाद। अरे सुनो अखिलेश यादव, अरे सुनो अखिलेश जी, अरे सुनो अखिलेश सिंह, सुन, बहुत देर से सुन लो तुम्हारे को। मैं सदार हूँ, रसदार हूँ, ये ध्यान से सुनो आप जो मैं कहने जा रहा हूँ। तुम्हारे चदम्बरम, तुम्हारे हंसो मत, तुम्हारे दांत मत दिखाओ, ये दांत दिखाने का दिन नहीं है, आज गुस्सा प्रकट करने का दिन है। तुम दांत दिखा रहे हो यहाँ पर बैठे बैठे। अपने गृह मंत्री पे करो। रावणी हंसी है ना, ये रावणी हंसी मत हंसो यहाँ पर। अपने गृह मंत्री पे। अरे रावणी हंसी मत हंसो यहाँ पर तुम। अरे रावणी हंसी मत हंस, रावणी हंसी मत हंस, हंसी है तो बहुत रावणी हंसी। अरे तुम रावण के वंशज जो सबके सब, अरे तुम रावण के वंशज हो, सभी प्रकार की बात करते हो, तुम्हें कोई अफसोस नहीं है? आज हमारे वहाँ पे 22 जवान मारे गए, तुम यहाँ बैठे राजनीति कर रहे हो। तुम्हारे चिदम्बरम ने क्या कहा था? 1 सितंबर 2018 में क्या कह रहा था कि ये बेचारे हैं,
ये बेचारे हैं, क्या कहा था चिदम्बरम ने, ये बेचारे हैं, इनको मत छेड़ो, ये वरा राव, ये सुधा भारद्वाज, ये अरुण फरेरा, ये वनन गोंजाल्वेस, ये बेचारे हैं, इनको मत कुछ कहो। ये तो गरीबों की बात करते हैं, ये तो पिछड़ों की बात करते हैं, ये तो ट्राइबल्स की बात करते हैं। और कोर्ट ने क्या कहा, अरे आप तो पक्ष रखते हो यहाँ आकर बैठकर रावण की हंसी हंसते हो, यहाँ पर आकर शर्म आनी चाहिए रावण के वंशज कहीं के। परंतु जो सच ये है दीपक, इन्होंने लगातार अर्बन नक्सल्स का सपोर्ट किया है। सच्चाई सुन के आपे से बाहर हो गए। इंटेलेक्चुअल कवर देते हैं मॉल्स को। मांग लो सुनो यार, अरे सुन लिया मैंने बहुत देर अखिलेश आपको। अरे दांत मत दिखाओ, आपने दांत मत दिखाओ, देख ली दांत तुम्हारे दांत खट्टे कर दिए हमने चुनाव के अंदर, फालतू दांत मत दिखाओ। असली हकीकत ये है, देश को बर्बाद कर रहे हो ना सत्ता में बैठ करके। ठीक है, मैं दोनों को रोकूंगा क्योंकि मेरे पास दर्शकों को भी जोड़ना है। आरपी भाई आपने अपना जवाब दिया, मैं सीधे महज के पास जाऊंगा। मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है इनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अब नक्सलवादी भी देश के सच्चे दुश्मन हो गए हैं, ऐसे दुश्मन हो गए हैं जो सीधे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को गोली मार रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं। क्या इनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन होना चाहिए? पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पर बहुत ही अफसोस करना चाहूंगी कि यहाँ पर आज शहीदों की बात होनी चाहिए, और शहीदों की बातों की जगह पर हम यहाँ पर अर्बन नक्सल और पता नहीं क्या क्या टर्म कन्हैया कुमार को लेके आके बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पर आज ये शहीदों के जो बीवी है, बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी इनके साथ अफसोस करने की जगह पर आज आप यहाँ पर विचारधारा पर है। आज का दिन विचारधारा के लिए नहीं है, आज का दिन शहीदों के लिए समर्पित है। उनके बच्चों को याद करिए, उनकी बीवी, उनके घर, उनकी माओ को याद करिए जब आप इनके बारे में बात कर रहे हैं। रही बात नक्सलियों को भी शहीद बताते हैं, आज अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहिए यहाँ पर बैठ के। मोदी सरकार को शर्म से झुक जाना चाहिए। पुलवामा में अटैक, और भूपेश बघेल को क्या करना चाहिए ये बताइए ना कि रेजिग्नेशन कहां से कांग्रेस के भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री उनको क्या करना चाहिए? 17 जवान उनके मारे गए हैं। ये बताइए कि जब आपकी होम मिनिस्ट्री को किसी तरीके की इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी तो किस पर सवाल उठेगा? देश की सिक्योरिटी भूपेश बघेल के हाथ में है या हमारे होम मिनिस्टर के हाथ में है? केंद्र की प्रॉब्लम सवालों का जवाब दीजिए ना। यहाँ पर जो बीजेपी के प्रवक्ता ठीक है, मैं सीधे आप ही के सवाल ले जाऊंगा, लेकिन मैं जनरल सिन्हा के पास चलूंगा। जनरल सिन्हा साहब, वक्त आ गया है नक्सलियों पर भी मिलिट्री ऑपरेशन हो। 40 × 40 स्क्वायर किलोमीटर में जो बचे हुए हैं उनको भी अब मिलिट्री ऑपरेशन से मारा जाए। देखिए दीपक जी, ये तो आप सामरिक बात जब उठाए हैं तो मैं सामरिक ही चीज़ों को सामने लाऊंगा। देखिए ये पूरा का पूरा ऑपरेशनल फेलियर को मैं देखता हूं। 2010 आपको याद होगा, इसी इलाके में दांतेवाड़े का इलाका था, चिंतल नर के अंदर में जब ये कार्रवाइयाँ हुई थी, सेम ऑपरेशंस, सेम तरह 73 लोग जो सीआरपीएफ के मारे गए थे, कोबरा के थे उसमें। और आज फिर 11 साल बाद वही चीज दोहराई जाती है। तो ये ऑपरेशंस फेलियर हैं। इसी तरह लौटती हुई देखिए ये क्या निकली थी ये फौज, ये निकली थी मांडवी जो हिम्बा है उसके पीछे। उन्होंने एक कॉम्बिंग ऑपरेशंस किया, 2000 सैनिकों को यूज किया जो पुलिस फोर्सेस के हैं, कोबरा से हैं, सीआरपीएफ के थे, डीआरजी के थे, स्पेशल टास्क फोर्सेस के। उसकी एक टुकड़ी जो कहते हैं, कोई कहता 400 की थी, कोई कहता 800, वो ऑपरेशन खत्म करके वापस जा रहे थे और फिर उनका एम्बुश गांव पे होता है, गांव के अंदर से। तो ये एब्सोल्युटली नॉन प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स हैं। 2010 में जब मैंने उस समय नेशनल डिफेंस कॉलेज में मैं कर रहा था तो हमने इसके ऊपर में एक पूरा का पूरा थीसिस लिख करके हमें होम मिनिस्ट्री ने मांगा था और मैं भी इन्वॉल्व था उसमें। और उस समय भी हमने यही बताया था। 2009 में जब एलटीटी खत्म हुआ तो एलटीटी के लोग आए, उनको ट्रेनिंग किया इनको इस रेड कॉरिडोर के अंदर में। और इस रेड कॉरिडोर में उस समय भी कहा था कि आर्मी आनी चाहिए। बिना आर्मी के आए हुए आप नहीं कर सकते नियंत्रण, या आप लेकर चलिए। मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि हथियारें केवल नेपाल से, चाइना के थ्रू नहीं आती, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब इन्वॉल्व है और कहीं सप्लाई चेन रुकता नहीं।
ये सवाल सप्लाई यही चेन है ना कि ये अगर आप ये कह रहे हो तो सवाल ये है छत्तीसगढ़ कि का 2018 सुन ले भाई, से मेरी बात पिछले सुन लीजिए लगातार मैडम, 2 मैं सालों से राजनीति चीज में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, जनरल मुझे एक ब्रेक लेना है, उससे पहले अजय श्रीवास्तव, उसके बाद में फिर इस बहस पर आऊंगा। अजय श्रीवास्तव बिलासपुर से मेरे एक दर्शक। अजय, क्या आपको लगता है क्या इनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, नक्सलियों के खिलाफ? आप खुद उसी राज्य से आते हैं। हाँ जी, मुझे लगता है कि मिलिट्री ऑपरेशंस होना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेवारी होती है। कोई भी क्षेत्र में यदि नक्सलवाद पनप रहा है और उसका निदान यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करना चाहेंगे तो उसके लिए उपयुक्त ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये आज के समय में यदि हम शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं, उसमें ये जानने की आवश्यकता है कि सरकारें क्या कर रही हैं जिसके कारण हम सफल नहीं हो पा रहे हैं नक्सल को इतने सालों से खत्म करने में। मुझे लगता है पिछले 20 सालों से ये समस्या चल रही है। उसके लिए हाँ जी, उसके लिए आपने कहा मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, इसी पर आगे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं बीजापुर में हुई नक्सली हिंसा की, जिसमें 22 जवान शहीद हुए हैं। साथ ही साथ हम ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार विचारधारा के नाम पर नक्सलियों से कौन लोग सिंपैथी रखते हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रसाद सिंह साहब हैं, मेरे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी, मेरे साथ रिटायर्ड जनरल मेजर के सिन्हा हैं, मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं, मेरे साथ मेहज खान हैं। सबसे पहले मैं आनंद सिंह के पास चलूंगा, मेरे एक दर्शक है दिल्ली से। आनंद, क्या आपको लगता है मिलिट्री कार्रवाई करनी चाहिए? निश्चित रूप से आज देश की अस्मिता का प्रश्न है। ये हमला सीआरपीएफ के जवानों पर नहीं बल्कि पूरे देश पर हुआ है और निश्चित रूप से केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार जरूरत पड़ने पर म्यांमार में घुस के मारा, पाकिस्तान में घुस के मारा और चाइना के आगे 56 इंची छाती लगा दी, उसी प्रकार इन नक्सलियों की मांद में घुसकर उन पर हमला होना चाहिए, उनका खात्मा होना चाहिए। और जो ये विचारधारा की लड़ाई जो वामपंथी दूसरे तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कन्हैया कुमार जैसे लोग उन्हें शहीद बोल रहे हैं और साथ ही साथ राज बब्बर जैसे लोग उन्हें क्रांतिकारी बोल रहे हैं, निश्चित रूप से इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मोदी जी से अपील करना चाहूंगा, मोदी जी ठोकते चलो, देश आपके साथ है। ठीक है, सीधे चलता हूं प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी के पास। प्रोफेसर साहब, आपको भी लगता है क्रांतिकारी हैं और जो मारे जाते हैं वो नक्सली शहीद हैं? नहीं, देखो दीपक जी, मैं इस नक्सलवाद को आंदोलन तो नहीं कहूँगा। ये नक्सलवाद आतंकवाद है और भारतीय संविधान किसी भी तरह की हिंसा का मनाही करता है। कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान में, अगर आपको बात करनी है, आप जन आंदोलन कर सकते हैं, आप राजनीतिक आंदोलन कर सकते हैं, आपको बात कहने का अधिकार है। लेकिन एक दुर्भाग्य आपको मानना पड़ेगा कि भारत में नक्सलवाद जिन उद्देश्य को लेकर के पनपा, कहीं ना कहीं वो अपने उद्देश्य को लेकर के भटका। भारत में नक्सलवाद में, भारत में वर्ग संघर्ष नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं जातीय संघर्ष है। अगर आप इस जातीय संघर्ष को देखेंगे तो नक्सलवाद का जो भारत में, अगर आप उसका परिणाम देखेंगे तो भारत में देखिए, नक्सलवाद में सत्ता और संघर्ष, जिसके खिलाफ संघर्ष हुआ, सत्ता हमेशा उसके पास गई और जो संघर्ष करने वाला था, संघर्ष उसके पास आया। आप अगर देखेंगे पश्चिम बंगाल में अगर सत्ता संघर्ष आपको दिखाई देगा, चाहे वो कम्युनिस्ट को देखें, नक्सलवाद के रूप में देखें, तो सत्ता उन्हीं लोगों के पास चली गई जिन लोगों के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। देखिए दीपक जी, 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी तरह का, देखिए संक्षेप में प्रोफेसर साहब, किसी भी तरह का हिंसात्मक व्यवहार, चाहे नहीं, आप सुनिए, देखिए 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक कटाक्ष तो जरूर कहूंगा और ये कड़वी सच्चाई भी है। अगर लोकसभा का चुनाव आता है तो आपको पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी, है ना, भारत के अर्धसैनिक बल जो 40 है, वहां उनकी हत्या हो जाती है। और अगर आप यहां ये पूरा का पूरा इलाका देखेंगे, चाहे वो आपका केरल हो, तमिलनाडु हो, आसाम हो या बंगाल हो, इन बात की भी भारतीय जांच एजेंसी को कहीं ना कहीं जांच करनी चाहिए कि जब जब भारत में चुनाव होता है, अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो आपको पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में हमारे अर्धसैनिक बल जवान जान गंवा देते हैं।
अगर ये इनका कहीं कहीं मंथन होना चाहिए और ये बड़ी कड़ी ऐसे लोगों के ठीक है, खिलाफ जवाब ले लेते हैं। आपको लगता आरपी सिंह साहब कि अगर भारत प्रोफेसर सतीश प्रकाश अपरोक्ष रूप से ये बोल रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए आप लोग ये करवा रहे हैं। देखिए, मैंने जब प्रोफेसर साहब ने शुरू किया, मुझे लगा आज प्रोफेसर साहब बहुत अच्छी और बहुत समझदार और बहुत सूझबूझ बातें कर रहे हैं, परंतु उन्होंने अंत में आते आते दिखा दिया अपना असली रंग। मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रोफेसर साहब, आप पढ़े लिखे काबिल आदमी प्रोफेसर हैं, कम से कम आज के दिन और इस प्रकार की घटना पे के बाद इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार का नहीं आरपी सिंह जी, देखिए सुनिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने जान गंवाई और जिन्होंने जान ली वो कहीं ना कहीं गरीब है। अरे सर, भारत के सुनिए, ये कहीं ना कहीं नक्सलवाद का दुर्भाग्य है कि जो जान लेने वाला है वो भी गरीब का बेटा है, जो जान देने वाला है वो भी गरीब का बेटा है, अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने वाला भी गरीब का बेटा है ना। आपको गलतफहमी है, आपको रख देने चाहिए। प्रोफेसर साहब जवाब सुन लीजिए ना प्लीज, मेरे पास वक्त कम है। प्रोफेसर साहब, मुझे जनरल सिन्हा और पनपरा है, मैच के बाद भी जाना है। मैं ये बात इसलिए ठीक है प्रोफेसर साहब, आपने अपनी बात कही, आरपी सिंह साहब जवाब दे दे। 2000 अर्धसैनिक बल है, 40 नक्सलवादी आकर के कैसे इतने लोगों की हानि पहुंचा देते हैं और डेड बॉडी हमेशा अर्धसैनिक बलों की बरामद होती है ना। आपने कितने ठीक है ना प्रोफेसर साहब प्लीज, ये आपकी क्लास नहीं चल रही है। आरपी सिंह साहब कंक्लूड करिए, सिर्फ आरपी सिंह 30 सेकंड का जवाब, मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है जिनको बिल्कुल मौका नहीं मिला। सर इनको चुप कराना पड़ेगा, मैं टोकूंगा नहीं सर। अच्छा, मैं प्रोफेसर है, इनके ऊपर चीखूंगा नहीं सर। राजनीतिक आदमी होता तो चीख लेता, हालांकि ये भी राजनीतिक दल से प्रेरित है, परंतु सुनिए सर, प्रोफेसर साहब आप कृपा कर इसको मत तुलना कीजिए किसी राजनीति से, और ये मत कहिए कि नक्सली गरीब है। जितने नक्सली हैं बात तो इस सरकार को शहीदों की शहादत पर उनके पास आता है और खूब फंडिंग होती है उनकी। आरपी सिंह, ठीक है, मैं सीधे मैच के पास चलता हूँ। मैच मुझे बताइए, क्या आप सहमत हैं प्रोफेसर सतीश प्रकाश से? एक मिनट रख लीजिए। को ये जानना जरूरी है कि ये सरकार कर क्या रही है लोगों के साथ। पहली बात तो शहीदों की शहादत पर जो ये राजनीति कर रहे हैं पिछले 6 और 7 सालों से, ये राजनीति पहले खत्म होनी चाहिए देश में। और सवाल ये बनता है कि 2015 के बाद इस देश अफगानिस्तान और इराक के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवादी जो हमले हुए हैं वो हिंदुस्तान में हुए हैं। मुंबई तो जब ये आतंकवादी हमले हो रहे हैं लगातार, इंडिया का नंबर 2 दफा 3rd नंबर पे आया है इराक और अफगानिस्तान। तो सवाल हमारे सामने ये आता है, क्या ये सरकार हमें अफगानिस्तान और इराक बनाना चाहती है? इंटरनल सिक्योरिटी में आर्मी को लेके आना चाहती है? ये करना क्या चाहती है? आर्मी इंटेलिजेंस का काम बॉर्डर की रखवाली करना है, ना कि इंटीरियर। ठीक है, पहले आप लोग अपना दिमाग ठीक करिए कि आप लोग कहना क्या चाह रहे हो। या तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि आर्मी देश की सुरक्षा बल के लिए बॉर्डर पर है, सीआरपीएफ यहाँ के लिए, तो लोगों को आप गुमराह क्यों ठीक है, मैं आप ही के सवाल का जवाब जनरल सिन्हा से ले लेता हूँ। जनरल सिन्हा, आर्मी उन लोगों के खिलाफ है जो देश की दुश्मन हो, चाहे अंदर के हो या बाहर के। मेरे इस बयान से आप सहमत है या नहीं? बताइए, महज कह रही है कि नहीं आर्मी का काम खाली बाहरी खतरे से देश की सुरक्षा करना है, आंतरिक खतरे से नहीं। जब 9 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई थी, उसके बाद सरकार क्या कर रही थी? 2 साल बाद आर्मी का एक काम है, ये सिक्योरिटी का मामला है। सुन लीजिए प्लीज, जवाब आपने सवाल उठाया तो सिक्योरिटी पे हमला हो रहा है, जिसकी सीआरपीएफ के जवानों प्लीज सुन लीजिए। यदि उसके तार बाहर जुड़े हो, उनकी तार पाकिस्तान से, चाइना से, नेपाल से, म्यांमार, तो ये जरूरी पड़ता है कि इसका एक सिग्नलाइज तरीका हो। देखिए दीपक जी, देखिए महक सुन लीजिए प्लीज। सिर्फ एक जनरल सिन्हा की आवाज में प्लीज ब्रेक लगाइए, महक प्लीज ब्रेक लगाइए। जनरल सिन्हा जवाब प्लीज। देखिए दीपक जी, जहां पर यह हादसा हुआ है वो बीजापुर से लेकर सुकमा में, वो 4 दशक से डेवलप नहीं हुआ, रोड नहीं है। आप बीआरओ को लगाइए, वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं कर सकते क्योंकि उनको हटा देते हैं, पैसों की मार होती है। आप बीआरओ लगाइए, आर्मी लगाइए। देखिए, बिना इसके सिनर्जी के नहीं हो सकता ये खत्म। यदि आपको खत्म करना है तो आपको पूरे देश की जितनी भी शक्ति है, उसमें सेना भी शामिल है, लगाना पड़ेगा। यदि आप कमर कसेंगे तब। ठीक है जनरल साहब, आप ही की बात को विक्रम सिंह जी के पास भेजा सकता हूं। उन्होंने एंटी नक्सल ऑपरेशंस किए हैं। विक्रम सिंह जी, क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक होगी? मेरा थोड़ा सा मतभेद ये है दीपक जी कि हमारी फौज का बड़ा
पवित्र कर्तव्य है कि देश की सीमाओं को सुरक्षित करना इस छद्म युद्ध का एक प्रमुख उद्देश्य है कि सेना को सीमाओं से हटाकर आंतरिक सुरक्षा में लगा दें और उसके बाद वहां पर आक्रमण करके हमारे साथ, हमारी सीमाओं के साथ खिलवाड़ करें। हमारी जो सुरक्षा बल है वो पर्याप्त है। ग्रे हाउंड ने आंध्र प्रदेश में, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र इनका बिल्कुल सफाया कर दिया। अगर प्रशासन और सरकार कमर कस ले, इनकी औकात नहीं कि आग दिखा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम पैनल का। फिलहाल बहस में मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है, लेकिन कल 8:30 बजे देश की बहस के साथ फिर मिलेंगे। क्या नक्सलियों पर सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए? देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं? फटाक से बताते हैं। 98% का मानना है हाँ,